चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से शुरू करेंगे और जहाँ तक हो सकता है आज बायोलॉजी को समाप्त करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो भी 4 पार्ट आएँगे बायोलॉजी का और फिज़िक्स का 2-2 फिज़िक्स और केमिस्ट्री का 2-2 वीडियो डाल डाल चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण था जो कि मैंने करवा दिया है। अब जो बचा है ये, चलिए इसे भी हम बायोलॉजी का जो है जहाँ से चलेंगे शुरू करेंगे। पाचन तंत्र से शुरू करें, कहाँ तक चलता है चलिए देखते चलेंगे। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में मतलब अवस्थाओं से गुजरती है? तो 5 अवस्था से गुजरती है। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया अगर पूछे कितनी अवस्थाओं से गुजरेगी तो 5 अवस्थाओं से गुजरेगी। भोजन पाचन की अवस्था अगर देखा जाए तो आगे तो भोजन का अंतःग्रहण जहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद पाचन में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही पाचन तंत्र कहते हैं। फिर अवशोषण होगा, फिर अवशोषण करेंगे मतलब पचाएँगे तो पचाने के बाद क्या होगा? अवशोषण करेंगे मतलब उसमें ऑब्जर्व करेंगे, उसको हटाएँगे गलत-सलत को, शुद्ध-अशुद्ध को छाँटेंगे। उसके बाद श्वांगीकरण करेंगे मतलब उसे हम क्या करेंगे? उसे पीसेंगे मशीन में घुलाएँगे और फिर जैसे ही पिस जाएगा तो उसे मल द्वारा त्याग देंगे। समझ गए? अब देखते हैं जैसे जूस का जो है ना मशीन देखिए उसी तरह। जैसे मानव का पाचन तंत्र की अगर बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो है आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियाँ। इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो आहार नाल को आगे बढ़ते हैं फिर हम पाचन ग्रंथियों को चलेंगे। तो आहार नाल की अगर हम बात करें तो किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। तो प्रोटीन का अगर पूर्ण पाचन पूछे छोटी आंत टिक लगाइएगा। अगर पूछे अमाशय, अमाशय की दीवार का जो है पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचल कहलाता है। कर्माकुंचल को ही जैसे मस्कुलर जो होते हैं कंट्रक्शन जिसे बोलते हैं, उसी तरह अगर मान लीजिए क्रमाकुंचल है, तो क्रमाकुंचल की जगह पे क्या होगा? उसे हम बोल देंगे पेरिस्टेलसिस बोल देंगे। ठीक है? पेरिस्टेलसिस बोल दीजिए। अगर मान लीजिए पूछते आपसे कि मानव शरीर किस संरचना में कृत्रिम रूप जो है परिसेशिका पाई जाती है? वर्मिंग फॉर्मिंग जो होते हैं मतलब गोल, 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 गोल कृत्रिम रूप से, तो वो है आपको बड़ी आँत में। ठीक है? अगर मान लीजिए पूछे मतलब कृत्रिम रूप से एक तरह से देखे होंगे बड़ी आँत को ऐसे, 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 उसी के नीचे फिर छोटी आँत भी है। तो छोटी आँत को ज़्यादा काम होता है बड़ी आँत के मुताबिक, बड़ी आँत का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद कहाँ होता है? तो ग्लूकोज में। स्टार्च का कहाँ से होगा अंतिम रूप से? तो ग्लूकोज में होगा। यकृत, यकृत मतलब लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसकी? सबसे बड़ी ग्रंथि है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो अग्नाशय, पैनक्रियाज बताइएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है हमारा लीवर और दूसरा अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में पढ़े थे। ये अंतःस्रावित भी करता है और बाह्यस्रावित भी करता है। अगर मान लीजिए ग्रास नली की बात करें, ग्रास नली का जो है केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला अवलगेंटा में होता है। मेडुला अवलगेंटा में। अगर शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये आसान लगेगा। गलाशिवा की बात करें, मेम्पस की बात करें या पैरामिक्सो की बात करें, ये वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है? मेम्पस या पैरामिक्सा मिक्सो याद रखिएगा। जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है। सूजन और जलन, दर्द होने लगता है। अगर आपसे पूछे अमाशय की भित्ति से जो है कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हम बताएँगे गैस्ट्रिन होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिन होता है। अगर पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव जो है अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिका द्वारा होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो हम बताएँगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। यह तो हम जानते ही हैं। अगर आपसे और भी सवाल पूछ दे, क्या पूछ दे? चलिए हम समझते हैं। तो सवाल ये है कि अमाशय में किस पदार्थ का पाचन नहीं हो सकता? तो पाचन किसका नहीं हो सकता? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अमाशय में पेट में नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होगा? यकृत में होगा। अब देखिए ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में ही पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से रंभ होगा? तो कहाँ से होगा? मुख गुहा से होगा ना, शुरुआती कैविटी से शुरू होगा ना। मुख गुहा से ही ना कार्बोहाइड्रेट का क्योंकि जाएगा कहाँ? लीवर में। अगर मान लीजिए पूछते हैं प्रोटीन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आमाशय से। प्रोटीन का अगर पूछे पाचन तो आमाशय, पेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पेट से नहीं, उसका मुख गुहा से पाचन शुरू होता है और जाता कहाँ है? लिवर इसका काम करेगा। लेकिन अमाशय प्रोटीन का पाचन करने का शुरुआत होता है प्रोटीन के लिए। मानव शरीर का लगभग 97% कैल्शियम तथा कैल्शियम फास्फेट हड्डियों के रूप में होता है।
हड्डियों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन-सा है? तो छोटी आंत है। सबसे लंबा अंग अगर पूछे मानव शरीर के पाचन के लिए, तो पाचन तो छोटी आंत में होता है, तो सबसे लंबा तो वही हुआ ना। मनुष्य में अस्थायी दाँत अगर पूछे कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में अस्थायी दाँत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। एक आगे काटेगा, उसके बाद ये फाड़ने का काम करेगा और इसे थोड़ा-सा कुतरने का काम करेगा और चवर्णक मतलब पीस देने का काम करेगा। समझ गए? चवर्णक को ही अकल का दाँत भी कहेंगे आगे। विटामिन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो अमाशय में ही विटामिन का भी होगा। जैसे प्रोटीन का हम कहते हैं शुरुआत होता है पचाने का, उससे विटामिन का अवशोषण अगर पूछे, तो हम बताएँगे अमाशय। अमाशय बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। मतलब 1921 में। मनुष्य के जबड़े में कौन से दांतों को अकल दाढ़ या बुद्धि दांत कहा जाता है? तो जबड़े के आंतरिक चवर्णक को, अंदर वाले जो चवर्णक हिस्से होते हैं उसे। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना शुरू होता है, ये भी हम जानते हैं। आप लोग सब जानते होंगे। शरीर के किस अंग से सर्वप्रथम पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से तो होती ही है, ये हम जानते हैं, पाचन शुरू होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? पशु प्रोटीन को, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से जो है समृद्ध होता है। अमीनो अम्ल से समृद्ध होते हैं कौन? पशु लोग। इसे पशु प्रोटीन का प्रथम श्रेणी प्रोटीन को ही मानते हैं। अगर पूछे किसके संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के लिए होती है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो होती है प्रोटीन के। अमाशय में जो है लुगदी के समान भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। अब देखिए छोटी आंत से जो स्रवित होने वाला जो पाचक हार्मोन्स है कौन-कौन है? तो हम बताएँगे सिक्रेटिन ये छोटी आंत से स्रव होता है। गैस्ट्रिन छोटी आंत से होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये भी जो है स्रव होता है, निकलता है छोटी आंत से। हार्मोन्स है ये सब। मोटिलिन ये भी हार्मोन्स है, पाचक हार्मोन्स है ये सब। एंट्रोगेस्टेरोन ये सब पाचक हार्मोन्स है छोटी आंत में। पीत रस की प्राकृतिक कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? बताइए? फेर फेरिंक्स याद रखिए फेरिंक्स कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा? फेरिंक्स याद रखिएगा। पाचन ग्रंथि को अब चलिए हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिंग जो ग्लैंड होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सुनिए पीलिया रोग में कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लिवर प्रभावित होता है। अगर लार की बात करें, लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के रूप में सहायक होती है। अगर वसा की बात करें, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रवित होती है? तो अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा होगा। जो भी वसा की बात होगी ना, वो अग्नाशय को टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछे लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो हम बताएँगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए पूछ दे कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लाडर में होता है। अगर आपसे पूछे कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किसमें? पाचन में सहायता करेगा। अगर पूछे मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन्स के साथ-साथ पाचक एंजाइम का भी स्रव होता है? तो अग्नाशय में ही होगा, पैनक्रियाज में ही होगा। अगर आपसे पूछे लार टाइलिन एंजाइम जो है किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। और भी बात कर लें, अगर पूछे कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा? तो किडनी पर ही पड़ता है, इसलिए उपवास ज़्यादा मत रखा कीजिए। अगर पूछ दे कि यकृत में उपस्थित कौन-सा पदार्थ मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। हिपैरिन रोक देता है कि रक्त को जमने नहीं देता है। और जमने कौन देता है? सुन लीजिए। आगे चलेंगे, बाद में बताएँगे। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो वो लिवर करेगा और कोई नहीं करेगा। मुख गुहा में नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कहाँ होगा?
लिवर में। मतलब पेट में कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या होता है पाचन नहीं होगा, जहाँ होगा लिवर में होगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लार का पीएच मान अगर पूछे तो 6 से 7 हल्का हल्का अम्लीय होता है, 6 से 7 के बीच बताया जाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए लैंगरहैंस 6 से 7 मतलब 6.5 भी हो सकता है, 6.8 भी होता है, ठीक है? लेगर लेगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, ठीक है? किस अंग में उपस्थित होता है? पैनक्रियाज में होगा। कहाँ होगा? पैनक्रियाज में होगा। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ? किस अंग में उपस्थित होगा? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस द्वीपी जो है अग्नाशय का एक भाग है। किसका है? अग्नाशय का एक भाग है। कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो हम बताएँगे वृक्क के द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा करते हैं। अगर पूछे मुख में स्थित लाल ग्रंथियां जो लाल होते हैं से कौन सा एंजाइम निकलता है तो लाइसोजाइम निकलता है। क्या निकलता है? लाइसोजाइम निकलता है या टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम व टाइलिन निकलता है। क्लियर हो गए। और भी बातें करें तो सुनिए कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत से स्रवित होता है तो हम बताएंगे सिक्रेटिन होता है, याद रखिएगा। पाचक हार्मोन्स छोटी होती है तो सिक्रेटिन। सिक्रेटिन पाचक हार्मोन्स छोटी आंत में स्रवित होती है, छोटी आंत से निकलती है। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता जिंक होती है। जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 97 से लेकर 99% होता है, याद रखिएगा जल। लाइपेज नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? तो वसा में फैट में सहायक होता है। अब बात और करें एमाइलोपिशन या मंड जो स्टार्च कहते हैं को किस में परिवर्तित करता है? तो ये मल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो लाई देखिए एमाइलोपेशन या इमाइलो अलग कर दीजिए, इमाइलोपिशन अलग कर दीजिए। इमाइलोपिशन मंड कहाँ कैसे परिवर्तित होगा? तो मल्टोज शर्करा से परिवर्तित होगा। अगर पूछे मानव मल जो मल मूत्र होते हैं, मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो इंडोल, एस्केटॉल, अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण गंध आ जाती है। अगर पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, किन ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है? पाइलोरिक ग्रंथियों से होता है। पाइलोरिक ग्रंथियों से होगा। अगर मान लीजिए प्लाज्मा प्रोटीन के संश्लेषण जो है किस अंग के द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा होता है, लिवर द्वारा होता है। और भी देखें प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन सुनिए, रक्त में उपस्थित सभी प्रोटीनों को सामूहिक रूप से प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है? और एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स, ठीक है? क्या बोलिएगा? ग्लोबुलिन्स तथा फाइब्रिनोजेंस ये सब जो हैं प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन हैं। कौन-कौन? एल्बुमिन्स भी हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। ग्लोबुली बुलिन्स बोल दीजिए, ये भी हमारा है। फाइब्रिनोजेंस ये भी हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। अब देखिए आगे और भी जानिए। अग्नाशयी रस का पीएच मान अगर पूछे कितना है? तो 7.5 से लेके 8.3 है। भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं, भाग बता रहा हूँ, कितने प्रतिशत भाग में बोलिए या कितने प्रतिशत लोग जो हैं मधुमेह रोग से ग्रसित हैं? तो 6%। कितने प्रतिशत? 6%। अगर पूछे कि मधुमेह के रोगियों की संख्या अधिक होने का कारण क्या है? तो भारत को विश्व की मधुमेह राजधानी कहा जाता है। मतलब मधुमेह रोगी की संख्या अधिक होने के कारण भारत को जो है विश्व की मधुमेह राजधानी हो गया है। समझिए विश्व में हो गया मधुमेह बीमारी, चीनी बीमारी का भंडार हो गया अपने भारत में। सिर्फ क्यों? योगा, ध्यान नहीं देना, इसके कारण होते जा रहा है। मनुष्य में अधिक शराब पीने एवं हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस के कारण कौन-सा रोग होता है? तो लिवर सिरोसिस होता है। लिवर सिरोसिस होता है। आपसे पूछे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 जोड़ियाँ लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो यकृत होती है, लिवर होती है। मेढक व व्हेल में कितने लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 1 भी नहीं पाई जाती है, 0 पाई जाती है। आपसे पूछे किसको पूर्णपाचक रस कहते हैं? तो अग्नाशय रस को कहते हैं। यूरिया किस अंग में जो है संश्लेषित होता है? यकृत में होता है, मतलब लिवर में होगा। मानव रक्त की जो है श्यानता का क्या कारण है? बताइएगा। विस्कोसिटी बोलिए, वास्कोसिटी बोल दीजिए। रक्त में प्रोटीन का होना, यही होता है। अगर पूछते कि कौन-सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित या परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज में करता है। किसमें? जाइमेज में करता है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो
एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। अगर पूछे ग्लूकागॉन हार्मोन्स का उत्सर्जन जो है किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछ ले यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? तो हम बताएँगे 3 होता है। पढ़ चुके हैं ग्लोबुलिन होता है, आगे दूसरा होता है एल्बुलिन होता है और तीसरा फाइब्रिनोजेन होता है। नोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है? अगर पूछे डेफ्लॉन औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो बवासीर के लिए किया जाता है, पिल्स के लिए किया जाता है, ठीक है? पाइल्स कहते हैं उसको, पिल्स हम लोग फन के लिए बोलते हैं। पि ठीक है? बवासीर के लिए। अब देखिए डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लाल ग्रंथियाँ हैं। कौन से पाचक रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु वह पाचन में सहायक होता है? तो पित्त रस होते हैं। अगर मान लीजिए पित्त रस का संग्रहण शरीर में किस भाग में होता है? तो पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है। ठीक है? अमीनी ठीक है? एनीमिया को दूर करने वाले पदार्थ जो होते हैं, शरीर के किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है? लिवर द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। यकृत को संरचनात्मक रूप से निर्मित करने वाली पालिकाएँ क्या कहलाती है? तो गिल्सन्स कैप्सूल कहलाती है। आगे चलें। यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन-सा है? तो हम बताएँगे ग्लूकागॉन है। अगर आपसे पूछ ले यकृत में संश्लेषित व संग्रहित होने वाले प्रोटीन्स कौन से हैं? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथॉर्बिन हैं। ठीक है? प्रोथॉर्बिन हैं। फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथॉर्बिन होंगे। प्रोटीन्स के अगर पूछेगा तो। अगर पोषक तत्वों की अधिकता में या अधिकता से होने वाला रोग कौन-कौन सा है? पोषक का, ठीक है? तो जैसे वसा का बढ़ना, मोटापा बढ़ेगा, हाइपर हो जाइएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, है ना? अगर मान लीजिए पोषक तत्व में फ्लोरीन लेते हैं आप, तो फ्लोरीन ज़्यादा लीजिएगा तो हो जाएगा फ्लूओरिसिस बोलिएगा। अगर मान लीजिए विटामिन लीजिए, अगर पोषक तत्व में विटामिन आप लेते हैं, तो विटामिन ज़्यादा हो जाएगा, तो विटामिनोसिस बोल दीजिए। चलिए, अब चलिए ग्रंथि की बात करते हैं और स्रवित जो होते हैं एंजाइम जि किस ग्रंथि में कौन-सा होता है? जैसे लाल ग्रंथि में अगर देखा जाए तो इसमें टाइलिन स्रवित होते हैं, निकलते हैं और अमाशय में अगर देखा जाए मतलब स्टमक में, पेट में हम लोग का तो पेप्सिन और रेनिन 2 स्रवित होते हैं ग्रंथ ने जो एंजाइम होते हैं। अग्नाशय पैनक्रियाज में देखिए ट्रिप्सिन होगा, एमाइलेज होगा और लाइपेज ये तीनों जो है निकलेगा हमारा स्रव होगा अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। छोटी आँत में सबसे ज़्यादा जो है स्रव होता है एंजाइम। जैसे मल्टोज़ तो आप फ़ेमस है, सुक्रोज़ भी सुने होंगे, लैक्टोज़ भी सुने होंगे, लाइपेज़ भी सुने होंगे। ये जो आप फ़ेमस फ़ेमस नाम है, ये तो सुने होंगे कि छोटी आँत से स्राव होता है, एंजाइम निकलता है और इरेप्सिन भी निकलता है, इरेप्सिन को एरेप्सिन भी बोलते हैं। और यहाँ पे इन्वर्टर्स भी होते हैं, वर्टर्स बोलते हैं। ये भी जो है एंजाइम के रूप में निकलता है, तो छोटी आँत में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हो गए? और भी डिटेल है, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे चलते हैं, अब चलते हैं, हम कोशिश करेंगे श्वसन तंत्र को खत्म करने की। ठीक है? और समय व्यर्थ ना करते हुए और पूरा खत्म करेंगे, आज खत्म करना ही होगा। कोशिश करूँगा। देखिए, विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे, क्या कहलाएगा? एलील कहलाता है। एलील कहलाएगा। एलील को ही युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। विरोधी गुणों मतलब दूसरा, है ना? विपरीत वाला। अगर विपरीत के साथ अगर हमारा थोड़ा विशेषताओं का नियंत्रण हो जाए ना पॉजिटिव के साथ, तो समझिए उस चीज़ को हम कहेंगे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी है, समझ गए? एलील। अगर मान लीजिए समानतः वर्णद्रता की बात करें, कलर ब्लाइंड्स होते हैं जो, क्या है? तो ये आनुवांशिक प्राकृतिक है। ये आनुवांशिक रूप से, नेचुरल रूप से होते हैं, मतलब जेनेटिक्स होते हैं। अगर वर्णद्रता व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड हैं, किन रंगों में भेद नहीं कर पाते, तो लाल और हरा में वो भेद नहीं कर पाते। लाल और हरा उनको समझ में नहीं आता है। समझ गए? तो ये कोई कॉमन समझिए बीमारी है, ये पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं। आगे चलिए, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की कई इकाई होते हैं। तो इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहेंगे? तो जीन कहेंगे, जेनेटिक कहेंगे। अब आनुवांशिक से ही संबंधित है विकासवादी का सिद्धांत। विकास कहाँ होगा? हमारे शरीर का। हमारे शरीर का विकास होगा, तो ये सिद्धांत कौन देगा? तो इसका प्रतिपादन करने वाले डार्विन हैं। क्योंकि विकास कहाँ होता है? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स से संबंधित है। तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जेनेटिक्स से संबंधित दिया था। ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम जो होते हैं, ये लिंगीय जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, को छोड़कर अन्य गुणसूत्र की होती हैं। मतलब लिंगीय गुणसूत्र को छोड़ देता है और अन्य गुणसूत्र की, अन्य क्रोमोसोम की बात करेगा। उसी को ऑटोसोम कहेंगे।
और सुनिए, सर्वप्रथम गुणसूत्र की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम कहते हैं। उसकी खोज कौन किया था? हेनकिंग ने किया था। किसने? हेनकिंग ने किया था। आगे चलेंगे। अब देखिए कैंसर उत्पादन जो होते हैं, कैंसर उत्पादन करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? ऑन्कोजीन कहलाएगा। और सुन लीजिए, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो हम बताएँगे डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी? तो कर्ने वर्ग ने की थी। किसने की थी? कॉर्ने वर्ग ने की थी। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की? तो कॉर्ने वर्ग ने की थी। और चलिए जानते हैं, जीन में अचानक परिवर्तन, जीन में जेनेटिक में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहेंगे। सही बात है, परिवर्तन ही है ना। उत्पन्न हुआ है जीन, जेनेटिक है, तो भाई परिवर्तन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। अपने मन से शब्द को तोड़िए। आगे चलेंगे। मेंडल ने जो है आनुवांशिकता के कितने नियम प्रतिपादित किए? तो 3 नियम प्रतिपादित किए। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 मतलब कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 किए। आगे चलिए। मेंडल ने किस पौधे पर आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों पर किया था। ठीक है? किस पे? मटर के पौधों पर किया था। अगर पूछे डीएनए के एक जो है तंतुकछ जिसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, से आरएनए में आनुवांशिक सूची के प्रतिरूपण की क्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। अब अनुलेखन क्या है? बता सकते हैं? तो कमेंट करिए। डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। अनुलेखन। आगे चलेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन-सा उत्तरदायी है? तो हम बताएँगे डीएनए है। कौन है? डीएनए है। ठीक है? और चलिए और भी देखते हैं। देखिए, ये बताना मैंने भूल गया था। डीएनए और तंतुकछ को हम बोलते हैं रज्जुक, रज्जुक भी बोला जाता है। ठीक है? याद रखिएगा। अनुलेखन को इंग्लिश में अगर पूछे तो हम अनुलेखन या प्रतिलेखन एक ही है। और इसमें क्या होता है कि इसे हम अगर मान लीजिए दे दें तो ट्रांसक्रिप्शन बोल दीजिएगा। ट्रांस हो गया ना, अनुलेखन हो गया, प्रतिलेखन। क्रिप्शन मतलब लिखना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक टेम्पलेट के रूप में होता है कि डीएनए से आरएनए में ये सूचना पहुँचाने का काम करता है। तो उसी को अनुलेखन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा। ये भी चलिए समझ गए। आगे चलते हैं। आगे पूछे कि आधुनिक आनुवंशिक का जनक किसे माना जाता है? मॉडर्न जो जेनेटिक्स का जनक हैं, वो हमारे पिता कौन हैं? ग्रेग मेंडल हैं। ग्रेग मेंडल कहा जाता है कि आनुवंशिक जनक का पिता कौन है भाई? ग्रेग मेंडल हैं। मेंडल ऐसे याद रखिएगा। मेंडल जी को आप जानते हैं, मटर वाले व्यक्ति। कौन सा पदार्थ जो है एक जीन का निर्माण करता है? तो हम बताएंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का करते हैं। तो पॉली अलग कर दीजिए। क्या करिए? पॉली अलग कर दीजिए। न्यूक्लिय अलग कर दीजिए। योटाइड्स अलग कर दीजिए। तो कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड योटाइड्स याद रखिएगा निर्माण करता है। और सुनिए, डीएनए का मात्रा को किसमें मापा जाता है? पिकोग्राम में मापा जाता है। किसमें? पिकोग्राम में। अगर आपसे पूछे शरीर में हार्मोन्स का संरचना किन माध्यमों से होता है? तो रक्त लिम्फ के द्वारा होता है। तो रक्त व लिम्फ के द्वारा होगा। ठीक है? आगे देखिए, जिनके भीतर अनुक्रम अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन मतलब उत्पन्न हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहिए। म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा बेचारा। ऐसे आप पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत मतलब म्यूटेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया या किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा। ब्रिज याद रखिएगा। ब्रिज पे जाइए और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दे दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। और भी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए जिन अभियांत्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बता दीजिए। जिन अभियांत्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एस.सी. पाल ने किया था। एस.सी. पाल कौन है? एस.सी. पाल जी किए थे, याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछे कि डीएनए अंगुलिक छाप तकनीक का उपयोग अंगुली छाप याद रखिएगा डीएनए में अंगुली छाप से पता करते हैं। किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जो है जनकता उनके लिए। अगर मान लीजिए विवादित है कोई, अब कैसे पता करें? तो अंगुली छाप डीएनए अंगुली छाप दे दीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये विवादित आप ही का वंश है, आपका वंश नहीं है, पता चल जाएगा।
है ना? ऐसे ही याद कर सकते हैं। सूरजमुखी का पौधा किस कुल से संबंधित है? तो कंपोजिटी कुल से है। मतलब कंपोजिटी वंश का ही है, डीएनए का ही है। ठीक है? सूरजमुखी का पौधा अगर पूछे किस कुल का है भाई, किस वंश का है? तो कंपोजिटी का है। सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? ट्राइलियम में पाया जाता है। ट्राइलियम में आपको सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाएगा, क्रोमोसोम। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहान्स ने किया था। किसने? जोहान्स ने, ठीक है? जोहान्स ने किया था। अगर आप पूछे कौन-सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है, बताइए, एक्सेप्शन है, तो वो है लिंकेज। लिंकेज बता दीजिएगा, ये अपवाद है। अगर मान लीजिए पूछे हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पेंसर नेस्पे नेस्पेंसर स्पेंसर नेस्पेंसर ने किया था, है ना? स्पेंसर नेस्पेंसर बोल दीजिए। आगे चलेंगे। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन संगठन क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाएगा। जीनोटाइप ही होगा ना, आनुवांशिक मतलब जीनोटाइप, संगठन मतलब समूह। यहाँ देखिए। लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मतलब क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है कौन बताया? विल्सन या स्टीवेंस ने। मतलब लिंग निर्धारण के लिए बताया गया गुणसूत्र का, ठीक है, सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत ऐसे बोलिए। जिन संकल्पना जिन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो सटन ने किया था। सटन जी जो हैं बताया कि जीन की संकल्पना है भाई, जीन जो है उसका प्रतिपादन किए थे। जिन संकल्पना, याद रखिए ये शब्द आएगा साथ में। अगर मान लीजिए पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो एक्स वाई, एक्स वाई है, याद रखिएगा। क्या है? एक्स वाई, एक्स वाई। अगर मान लीजिए पूछे सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल जेनेटिक्स का इस्तेमाल किए थे हरगोविंद खुराना ने। अगर पूछे डीएनए, ये क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण किसने दिया? तो बताएंगे ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने दिया था। अगर मान लीजिए जीनोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? जीनोस्पर्म का नाम सुने होंगे। तो हम जानते हैं कि रेजिन भोजन के रूप में एक वाष्पीय जो है तेल का रूप में होता है। जीनोस्पर्म का आर्थिक महत्व यही है कि रेजिन है, मतलब भोजन के रूप में है, होता है। जीनोस्पर्म का आर्थिक महत्व यही है। अगर मान लीजिए एक वो पढ़े होंगे छोड़िए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नर के सहायक जनन अंगों का जो है परिवर्धन या परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन-सा हार्मोन करता है? तो एंड्रोजन करता है। क्या करता है? एंड्रोजन करता है। ये आप जानते हैं, नर के लिए ये है। नर के सहायक जनन अंग जो होते हैं, उसमें परिवर्धन होता है, परिवर्तन टाइप का होगा, परिपक्वन होगा, क्रिया करेगा, तो वो कौन-सा हार्मोन्स के कारण? तो एंड्रोजन के कारण होगा। चलिए आगे चलते हैं। और चलिए, अब देखिए गुणसूत्र क्रोमोसोम पर निरंतर स्थान बदलने वाली जो बाले होते हैं, जीव क्या कहलाते हैं? तो जंपिंग जीन कहलाएँ। जंपिंग मतलब जंप करना, जंप करके भाग जाता है, कि हम बदलते रहेंगे भाई, निरंतर बदलते रहता है। जैसे जंपिंग मतलब चिंपैंजी की बात करते हैं। चिंपैंजी में जो है कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24 जोड़ी, 24। जैसे मानव में कितना है बताइए तो? 40 कितना है? 42 है, 43 है, 45 है, 46 है, कितना बताइए? स्त्रियों में कौन-सा हार्मोन्स जो है स्टेरॉयड नहीं है? तो हम बताएँगे रिलैक्सिन। क्या बताइएगा? या रिलैक्सियन या रिलैक्सेन ये बोल दीजिए। अगर मान लीजिए अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला जो प्राणी है कौन-सा है? तो वो है कंगारू। कंगारू जो है जन्म देने वाला है। मतलब अविकसित बच्चा को जन्म देता है। कौन देता है? कंगारू। अविकसित इसलिए बोला गया है क्योंकि जंपिंग ज़्यादा करता है। ठीक है? चलिए ऐसे ही बता देते हैं। एक जो है सवाल आने की संभावना हो सकती है कि कर्नाटक में जो है जो महिलाओं में मासिक धर्म होते हैं, उसके लिए छुट्टी लेने की जो है प्रथा चालू की है। कर्नाटक का कौन-सा गाँव है हम याद भुला रहे हैं, उसका जब करंट अफेयर करवाएँगे तो करवा देंगे। ये बायोलॉजी था इसलिए मैंने बता दिया उस समय। सर्च कर लीजिएगा नेट पे। ये सवाल पूछ सकता है। मनुष्य में जो है क्योंकि स्त्रियों के लिए ये आ रहा है तो स्त्रियों के लिए अब सवाल ज़्यादा बनने लगे हैं, तो ध्यान रखना होगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम पे करता है। ठीक है? क्लियर? आगे चलें। देखिए, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो हम बताएँगे डिंब वाहिनी करता है। कौन करता है? डिंब वाहिनी करता है। अगर आपसे पूछे साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और चलिए बात करते हैं। स्त्रियों में नसबंदी का क्या मतलब क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमिया कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमिया कहा जाता है।
और सुनिए, मानव शरीर की कौन-सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिका में होती है। ठीक है? क्लियर हो गया। आगे चलिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है, यह एक प्रकार का लिंग सहलगन रोग है, जिनमें समान व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थकान, ब्लड क्लॉटिंग बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। इसे हम रक्त स्रवन रोग भी कहा जाता है। ठीक है? रक्त स्रवन रोग भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है कि रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका होती है। अगर रक्त की अगर जम रहा है तो कैल्शियम। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना करने में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का है। सागर में जितने भी शैवाल हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। हीमोग्लोबिन की विशेष आनिवक, ठीक है? क्या है? आनिवक रचना के कारण सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है। क्या होती है? हंसियाकार हो जाती है, जिससे हीमोलिटिक एनीमिया एनीमिया हो जाती है। तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, अगर सिकुड़ गया तो। कर्व जैसा हो जाता है, संकीर्ण जैसा हो जाता है, ठीक है? संकुचन जैसा हो जाएगा। आगे चलेंगे। फिनाइल याद रखिएगा, ये सब आनुवांशिक है। फिनाइल केटोन्यूरिया ये एक तरह से जेनेटिक्स होने वाली बीमारी है। इस रोगी से पीड़ित व्यक्ति में फिनाइल ए लैलिन याद रखिएगा, फिनाइल ए लैलिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अम्ल में परिवर्तन के लिए एक आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। इसके कारण फिनाइल केटोन्यूरिया हो जाता है। न्यूरिया मतलब दिमाग से गड़बड़ा हो जाता है। आगे चलिए, थैलेसीमिया की बात करते हैं। क्या है? थैलेसीमिया की बात करते हैं। चलिए थैलेसीमिया समझते हैं। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में उत्परिवर्तन म्यूटेशन की बात हो रही है के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन बनने वाले ग्लोबिन की श्रृंखला में संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणाम परिणामतः देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। वर्णधता की बात करें, कलर ब्लाइंड की बात करें, यह भी जेनेटिक्स है। यह जो है लिंग सहलगन प्रभावी रोग है, इफेक्टिव रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है लाल तथा हरे वर्ण संवेदी जो रंग होते हैं उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। मतलब बता नहीं पाते कि लाल है कि हरा है। इस कारण यह रोग जो है लाल हरा वर्णधता भी कहा जाता है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अब देखिए दात्र कोश का जो है अरक्ता होता है, एनीमिया अरक्ता को ही एनीमिया बोलते हैं। तो देखिए अरक्ता तो है कॉमन है कि जेनेटिक्स ही होता है ज्यादातर। यह जो है अलिंग क्रोमोसोम लगनता जो है का अप्रभावी लक्षण से होता है। मतलब अगर मान लीजिए क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम अलग हो, मिलता-जुलता ना हो, तो अप्रभावी का लक्षण हो जाता है। प्रभावित नहीं होके अप्रभावी प्रभाव दे देता है। इस रोग से रक्त में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अलिंग मतलब कि जेंडर चेंज हो गया, है कि नहीं? अलग हो गए, क्रोमोसोम में दिक्कत होने लगी और ये ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो लाल रक्त कणिका इसमें प्रभावित हो जाता है। इसके कारण दात्र कोशिका अरक्ता बोलते हैं, ठीक है? डाउन सिंड्रोम जो है ये भी जेनेटिक्स है, आनुवांशिक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड क्या बताएगा? क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण गुणसूत्रों में अधिकता या हानि हो तो से अशुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुगुणिता कहते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र का या गुणसूत्र की प्रति अधिक हो जाती है। ठीक है? उसके प्रति अधिक हो जाता है। ठीक है? क्लियर हो गए? नहीं समझे? मतलब इसमें जो है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसका जो गुणसूत्र है उसके प्रति बढ़ाव बढ़ता-घटता होता है। तो अधिक हो जाने के कारण ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब देखिए टर्न सिंड्रोम मतलब टर्न हो जाता है, उल्टा भी हो सकता है टर्न सिंड्रोम। तो ये प्रत्येक महिला का जन्म जो है 2x गुणसूत्र
ठीक है? मतलब 46 तो होते हैं मानव में और डबल एक्स महिलाओं में तो डबल एक्स के साथ होता है। तो टर्न सिंड्रोम से प्रभावित महिला में जो है एक एक्स, ठीक है? एक एक्स तो एजोला एक जलीय फंड है, याद रखिएगा, जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? क्योंकि यह जो है नील हरित शैवाल का सहचारी होता है, मतलब मददगार होता है नील हरित का। अगर पूछे कि आनुवांशिक की इकाई क्या कहलाती है, तो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अगर आपसे पूछे सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण याद रखिएगा, फ्रिक्शन बोलिए, फ्रैक्शन बोलिए, के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो हम बताएँगे राइज़ोबियम का होता है। पूरा नाम राइज़ोबियम जैपोनिकम बताइएगा। ठीक है? इसका होता है बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। ब्रिक की बात करें, ब्रिक मतलब किडनी। किडनी में जो है कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन्स कौन-सा है? तो हम बताएँगे पैराथायरॉइड हार्मोन्स है। क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन्स है। ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन और येनिमो अम्ल का निर्माण नहीं होता है। मतलब याद रखिएगा डीएनए में पाए जाने वाला जो टायरोसिन है, यौगिक है, जो एनिमो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? एनिमो अम्ल का। जैविक उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मियों जो जीव होते हैं का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उनका प्रयोग अगर होता है तो साइनोबैक्टीरिया में होता है। अगर मान लीजिए पूछे किस ग्रंथि को आपात ग्रंथि कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, तो अधिवृक्क को ही कहा जाता है। अधिवृक्क को ही एड्रेनल कहते हैं, याद रखिएगा ग्लैंड। आगे चलिए, आगे है पुरुष, यहाँ पे देखिए, पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन-सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। अगर आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन्स का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर बोलिए रोग होता है, तो वो थायराइड की कमी से होता है। ठीक है? मतलब घेंघा रोग जो होते हैं थायराइड की कमी से होते हैं। मतलब थायराइड आयोडीन की कमी से होते हैं, ये हम जानते हैं। तो जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है उसे बताएँगे थायराइड, थायराइड के कारण होता है। तो आयोडीन इसलिए खाना चाहिए। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख गुण बताए गए हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। अगर मान लीजिए श्वेत वाष्पन की बात करें। श्वेत वाष्पन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। किससे? ऊष्मा शोषक क्रिया से है। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल है। क्या है? वशीय एल्कोहल है। अगर मान लीजिए पूछे कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जीवाश्मों के द्वारा किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम, क्या बोलेगा? डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। अगर पूछे गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। आगे चलेंगे। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है। ठीक है? असंतृप्त वसा होती है। अगर मान लीजिए और सवाल पूछे, गति प्रेरक का कार्य जो है हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट या धड़कने को समंजित करता है। कौन? गति प्रेरक। हार्ट बीट को रोकता है ना। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से होता है। लेमिनेरिया एक सवाल है, याद रखिएगा, से प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए पूछे स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हम बताएँगे हर्बेरियम कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। अगर पूछे कि देश का पहला बायोडीज़ल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बताएँगे आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे यही पूछे कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। मतलब मान लीजिए हमारे आंतरिक भाग का अवलोकन करना है, जानकारी लेना है, उसे जानना है, तो हम बताएँगे एक्स किरण का इस्तेमाल करेंगे टोमोग्राफी के लिए। अगर पूछे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान में किया जाता है। किसमें करते हैं? विज्ञान में करते हैं। अगर आपसे पूछे पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, में कौन-सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है।
अगर आपसे पूछे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बोलते हैं, का आविष्कार कौन किए थे या कौन थे आविष्कारक? तो हम बताएँगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशा की बात करें, आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें, को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेयॉन के नाम से जानते हैं। अगर पूछे 2,4-D-24 डायोक्लोरोफिल नॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? शाकनाशी के रूप में करते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? उपपरजीवित कहलाती है। सब परजीवित कहलाती है, ऐसे बोल दीजिए। अगर आपसे पूछे आंख की सुग्रहिता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है या होती है? तो पीला एवं हरा होती है। पीला एवं हरा होती है। अगर आपसे पूछे बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत या आप बोल सकते हैं जेट्रोफा के रूप में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से किया जाता है। गन्ना और मक्का से करते हैं। अगर पूछे व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो हम बताएँगे कुकुटो। कुकुटो मतलब चिकन, चिकन की एक रूप है ना? अगर पूछे दीमक, दीमक जो लग जाते हैं घर में या लकड़ियों में, लकड़ी के गेट में, याद रखिएगा, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी कहा जाता है दीमक को, व्हाइट आंट कहा जाता है। अगर पूछे भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है? तो भोपाल में। भोपाल कहाँ है? एमपी में। नेको, देखिए नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है, याद रखिएगा। नेको है तो एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था चली है। सीआर याद रखिए सीडीआरआई, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगर आपसे पूछे ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। पादपों मतलब पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कहाँ? कोलकाता में। भ्रूणी वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक्स का किया जाता है। अल्ट्रासोनिक्स का किया जाता है। हेरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से की जाती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है बारूदी सुरंग को पता कर सकता है। अगर मान लीजिए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानती है? तो नर्तन, नर्तन मतलब डांस करके, नृत्य करके। पूछे टमाटर के बीज रहित फल जिसमें बीज रहित बीज नहीं होता है का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन्स का छिड़काव के कारण है। पॉली हाउस का प्रयोग जो है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस देखिए, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए किसे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 1973 में किया गया था और बॉन फ्रिकस को दिया गया था। याद रखिएगा, कॉल बॉन फ्रिकस को। अगर पूछ ले अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से होती है। खरगोश से भी ऊन प्राप्त होता है। गुरुत्व बल के विपरीत, ठीक है, पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधों में जो है कौन-सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम करता है। अच्छा, पेसमेकर की बात करें। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर को हम एसए नोडस के नाम से जानते हैं। चलिए, ये भी समझ गए। अब शीतल पेय, जो शीतल पीने वाला पानी पेय में किस पदार्थ की प्राप्त मात्रा होती है? ठंडे वाले, तो कैफ़ीन की मात्रा होती है। शीतल पेय, पीने वाला जो है कैफ़ीन की मात्रा तो होगी ही, कोई भी पीने वाला चीज़, कॉफ़ी, चाय जैसा पी सकते हैं, शीतल, ठंडा कॉफ़ी, है ना? चलिए, कोल्ड कॉफ़ी। डॉक्टर द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रकाश करता है। ये बात ध्यान रखिएगा।
हरगोविंद खुराना की बात करें तो जानिए, हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हम बताएँगे जेनेटिक्स कोड की व्याख्या के लिए तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी जो भूमिका है, उसको समझने के लिए किया गया। ठीक है। पूछे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने ही किया था। श्वसन की बात करें, श्वसन बोल रहा हूँ, डॉग्स की बात करें, श्वान बोला जाता है। श्वान की बात करें डॉग्स उपजातियों में कौन-सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो, डिंगो जो होती है वो भौंक नहीं पाता है। और सब भौंकते हैं कुत्ते, लेकिन ये नहीं भौंकते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन-सा है? तो किंग कोबरा है। किंग कोबरा जो है एक सिर्फ़ एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में पाई जाती है। पोस्ता किसे कहा गया? एक तरफ अफ़ीम, हेरोइन ऐसे थे, पोस्ता बुकनी। ऊँट अपने कुबड़े का उपयोग किस लिए करता है बताइए? ऊँट का ऊपर वाला कुबड़ा जो भाग है, किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए, फैट के संग्रह के लिए करता है। अगर पूछ ले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक को किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएँगे एजेंट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। और चलिए जानते हैं, समझते हैं। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित बलों द रिंग्स की संख्या के आधार पर की जाती है, वृक्ष की आयु, ठीक है? उसके छल्ले पे कहिए। कार्बनिक पदार्थों में कौन-सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? तो हम बताएँगे सेलुलोज में पाई जाती है। मतलब सेलुलोज याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ में कौन-सा एक प्राकृतिक तो सेलुलोज है, जो कि सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है। निषेचन के बिना मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिश्चित कहलाएगा। अनिश्चित जनन कहलाएगा, सही बात है। फर्टिलाइजेशन हो गई ना तो ऐसे ही हो गया। धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में हुई थी डेपाक मेथड। और पूछिए नेत्रदान। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से का जो है प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कॉर्निया का इस्तेमाल करते हैं। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन-सी थी? तो जया थी। जया जो है, जया बौनी है। अब जया आप तो जानबे करते हैं कौन है? चलिए इस पे टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि टिप्पणी किसी पे करना हमारे स्वभाव में नहीं। आगे चलेंगे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। चैम्बर कितने होते हैं हृदय में? 4 चैम्बर। वह कौन-सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, गॉल ब्लैडर नहीं होता है। चलिए, अगर बात करें आगे हम चलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इससे जो सवाल बनेंगे रैपिड फायर की तरह खत्म करेंगे। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग समूह पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एक ग्रुप पाए जाते हैं। जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव हैं। आगे तो हमारा ब्लड है, सबसे इंपॉर्टेंट। रक्त है तो ब्लड होगा ही। हृदय की भी बात करेंगे, हार्ट बीट की बात करेंगे, कैसे काम करेगा। क्योंकि इसमें रुधिर जो ब्लड कैसे वाहिनी करता है, चलता है ना? याद रखेंगे। और तीसरा लसिका की बात करेंगे। लसिका की भी बात करेंगे। लिम्फ ही बोलिए, लिम्फ बोलिए, ठीक है? तो चलिए आगे हम ब्लड को उठाते हैं। तो ब्लड में क्योंकि पढ़ ही रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त की बात होगी तो रक्त में ब्लड हम चलते हैं। तो देखिए रुधिर परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेशन, ठीक है? कि खोज जो है किसने की थी? तो हम बताएँगे विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने कब किया? तो 1628 में किया था, 1628 ईस्वी में किया था। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। अगर पूछे मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं जो शेर होती है ब्लड सेल संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है तो श्वेत रक्त कणिका करती है मतलब डब्ल्यूबीसी हमारी रक्षा करती है ये बात तो मान के चलिए। अगर आपसे पूछे वृद्धावस्था में व्यक्ति के रक्त दाब में समानतः क्या परिवर्तन हो जाता है तो रक्त दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्त दाब बढ़ जाता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत मान जो औसत पीएच मान होता है कितना होता है तो हम बताएंगे 7.4 पीएच होता है। 7.4 पीएच होगा। अगर पूछे श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है तो शरीर की प्रतिरक्षा करना। शरीर की प्रतिरक्षा करना ही व्हाइट ब्लड सेल का काम है। अगर रुधिर के जमने में मतलब ब्लड के जमने के में अगर मुख्यतः किस खनिज की आवश्यकता होती है तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर ब्लड को जमना है रोकना है कि बाहर मतलब बर्बाद ना हो तो कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे।
अगर पूछे लाल रक्त कणिका की बात करें, आरबीसी की बात करेंगे। शरीर के किस अंग में नष्ट होता है? तो प्लीहा में। प्लीहा को ही स्पिनल कहा जाता है। इसमें नष्ट होता है, इसलिए आत्महत्या की थैली भी आप इसे कह सकते हैं। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है? तो हम बताएँगे तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है? कनेक्टिव टिश्यूज़ कह सकते हैं इसे। फ्लूइड वाला, लिक्विड वाला। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 एमएच होना चाहिए वयस्क में। याद रखिएगा नॉर्मल जो है। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण फाइब्रिनोजेन का जो है फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल हम लोग के मन की शांति पे है। जितना आप मन को शांत करिएगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। चलिए रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन होना, उसी में रक्त का क्लॉटिंग होगा। ठीक है? बनने की प्रक्रिया होती है। जैसे में रक्त का थक्का बनाने की जो बनाने में जो समय होने वाली जो क्रिया है वो सुन लीजिए। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस लगा दीजिए प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम जोड़ दिए तो हो जाएगा थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को क्या कर दीजिए, थ्रोम्बिन को इधर ले आइए और इसको जोड़ दिए किसके साथ? फाइब्रिनोजेन के साथ। तो क्या निकलेगा? फाइब्रिन निकलेगा। अब फाइब्रिन यहाँ आ जाइए, अब फाइब्रिन को किसके साथ करिए? रोधाणु। रोधाणु मतलब ब्लड के अणुओं के साथ कीजिए। जब अणु के साथ जोड़िएगा तो निकल जाएगा रक्त का थक्का। बस ऐसे ही तो बनाया गया है, क्रिया हुआ है। चलिए और भी जान लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, है ना? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। अगर प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90 से 92% होता है। 90 से लेके 92% आपको दिखेगा। लाल रक्त कणिका की बात करें, लाल रक्त कणिका को ही आरबीसी बोलते हैं। का निर्माण जो है शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। निर्माण बोन मैरो में, आरबी समाप्त होगा प्लीहा में, स्पिनल में। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा ही होता है। एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा ही कंट्रोल हो सकते हैं ब्लड प्रेशर। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। समझ गए? इसलिए दिक्कत होती है। कभी-कभी देखिए ऊँचाई पे जाने ब्लड भी आने लगता है नाक से। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड के कारण होता है। फोलिक एसिड या आयरन की कमी से होता है। अगर आपसे पूछे श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर होता है? तो 1200 मतलब 12,000 अगर हो गया तो दिक्कत है। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को जो है रखना चाहिए स्वस्थ। रक्तदाब के उपचार में किस औषधि पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सर्पगंधा का। कौन सा अंग जो है मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा ही तो कहलाता है, स्पिनल ही तो कहलाता है। ठीक है? आत्महत्या की थैली क्या प्लीहा को ही कहते हैं? कमेंट कीजिएगा तो। हमें लगता है डाउट लग रहा है, लेकिन आपको अगर लग रहा है तो बताइए। ऐसे हमें तो करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया रोग जो है किसकी विकृति से होता है? लाल रक्त कणिकाओं से होता है, आरबीसी से होता है। और भी जानते हैं कि रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए। रिसेरपिन औषधि का इस्तेमाल करते हैं। कनिका वाहिनी फ्रीड फ्रॉम सेल रक्त का तरल भाग मतलब लिक्विड भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा ही तो कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य के जो स्वस्थ मनुष्य हैं, मनुष्य के रक्त में सामान्यतः प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1,50,000 से लेके 4,50,000 होता है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो हम बताएँगे 14.5 ग्राम होती है। 14.5 ग्राम होगा। अगर पूछे समान रूप से लाल रक्त कणिका आरबीसी की आयु कितनी होती है? तो हम बताएँगे 100 से 120 दिन होती है। 100 से 120 दिन होती है। अगर पूछे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा। अगर मान लीजिए रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ क्या है? रक्त में उपस्थित अगर पूछे प्रमुख पदार्थ तो सुनिए, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन क्या है? तो ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन ये संक्रमण रोग से रक्षा करता है।
फाइब्रिनोजेन, ये रक्त का स्कंदन करता है। ब्लड का जो है क्या करता है? स्कंदन करता है। ठीक है? बम्पिंग कहिए। रक्त संबंधी समस्या की बात करें, उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन बढ़ा सकता है। निम्न रक्तदाब अगर होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। मतलब उच्च बढ़ेगा तो हाइपर तो हो ही जाएगा, तो हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन। और निम्न होएगा तो हाइपो हो जाएगा, मतलब सुस्त पड़ जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया भी रक्त से संबंधित है। अघातता, रक्तस्राव हो जाता है ना? रक्तचाप वाला, रक्त अल्पता वाला बात करते हैं, है ना? रक्त का स्राव होने लगता है। अब देखिए, अरक्ता भी है, ये भी हमारा हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। अरक्ता, हीमोफीलिया, रक्त का स्राव होने से, अघात रक्त का स्राव होने लगा, रुकेगा ही नहीं, तो वो दिक्कत है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी है? तो 6 से 7 लीटर है। 6 से 7 बताया जाता है, उसके बीच में भी आप रख सकते हैं रेशियो। रक्त में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? लौह, मतलब लोहा, आयरन। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने मिटाना भूल गया। ये ध्यान मत दीजिए। रक्त में देखा जाए तो तरल संयोजी ऊतक है और इसका रंग गहरा होता है। याद रखिएगा रक्त का, इसमें सजीव रक्त कणिका होती है, याद रखिएगा। इसमें जो रक्त है, रक्त के में अगर देखा जाए तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की अभाव होता है, कमी होता है, याद रखें। ग्लूटिनिश किसमें उपस्थित है? तो हम बताएँगे रुधिर प्लाज्मा में है, ब्लड प्लाज्मा में तथा सीमर में स्थित होता है। सीरम बोलते हैं इसे, सीरम में स्थित होता है, सीमर बोल दिया, सीरम में होता है, सीरम में। अगर आपसे पूछे कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ का विलय हो जाता है। केंचुआ गायब हो जाता है बेचारे। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो थाइम्ब्रो याद रखिए थ्राइम्ब्रोपोइटीन बोलिएगा, पोइटीन बोलिएगा। थाइम्ब्रोपोइटीन बोल दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। इसमें प्लेटलेट्स का होता है उत्पादन का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो हम बताएँगे ल्यूकेमिया बोलेंगे अथवा रुधिर कैंसर बोल सकते हैं, अगर इसमें अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाए तो। इंसुलिन नामक हार्मोन्स की बात करते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये है। अगर पूछे कि ल्यूकोपेनिया क्या है? तो हम बताएँगे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में होने वाली असमान कमी को हम बताते हैं ल्यूकोपेनिया, ठीक है? और चलिए जानते हैं। अब देखिए, मानव शरीर में रुधिर या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, रक्त अपवहन कहते हैं, है ना? अगर मान लीजिए मेरा पहला वीडियो और सेकंड वीडियो रोग उपचार का देखते आ रहे हैं, तो तीसरा वीडियो जो आ रहा है, ये सब आपका चलता रहेगा लगातार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए रिपीट होता है और देख रहे हैं अब पढ़ रहे हैं अभी हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र, तो डायलिसिस से ही शुद्धिकरण होता है ना रक्त का। ये भी सवाल कई बार पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ लिए। अब देखिए किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पीलिया को, स्पिनल को। देखिए मैंने बोला था ना। आरबीसी का विनाश कहाँ होगा? पीलिया में, तो इसे आत्महत्या का थैली कह दीजिए। आरबीसी का हीमोफीलिया के कारण किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, मतलब बीमारी? तो रक्त का स्कंदन ना होता है, रुकता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन या साइटोक्रोम का घटक पीलिया मतलब लोहा है, आयरन है, पीलिया लिखा जैसा लगा, लोहा है, आंसर हो गया हम, सॉरी लोहा है, ठीक है? लोहा आयरन के कारण होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन का परिवहन का मुख्य भूमिका रहता है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा करते हैं। हीमोसाइटोमीटर द्वारा ही आरबीसी की हम जो है पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं उसकी संख्या। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाता है? तो उसे बताएंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया बताएंगे, अपर्याप्त रूप से आपूर्ति हो जाता है, ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, तो दिक्कत है, इस्कीमिया हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है न ज़्यादा प्रेम करिए, न ज़्यादा झगड़ा कीजिए, मध्यम मार्ग अपनाइए, बुद्ध वाला मार्ग अपनाइए। इसलिए सभी में जितने भी ज्ञान दिए गए हैं, सभी धर्मों को अपने आप में समाहित कीजिए और एक मध्यम मार्ग को जिए, जीवन सुखमय रहेगा। समस्या तो जीवन का अंत होने ही वाला नहीं है, समस्या जब तक जीवित है धरती पे, तब तक है। तो उसे खत्म कैसे होगा? मध्यम मार्ग से, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है? तो रुधिर वर्ग की बात करें तो चलिए हम समझते हैं। पहला सवाल है कि रुधिर समूह मतलब रक्त समूह को ही रुधिर समूह कहिए, ब्लड ग्रुप कहिए। इसके खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर है। और भी सवाल देखते हैं, रैपिड फायर की तरह थोड़ा फास्ट चलेंगे। किस रक्त समूह में मतलब ब्लड ग्रुप में का व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है? तो ओ जो है सर्वदाता होता है। जैसे मैंने पढ़ाया था कर्ण, कर्ण क्या है? बेचारा सर्वदाता था महाभारत में, वो था।
अगर पूछे एबी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो एबी रक्त वर्ग का व्यक्ति जो है किसी भी रक्त के व्यक्ति से क्या कर सकता है, सार्वभौमिक प्राप्त कर सकता है, मतलब यूनिवर्सल जो रिसीवर होगा। तो एबी बेचारा लेने वाला, मतलब ये सिर्फ ले सकता है, मतलब ब्लड को ले सकता है, लेकिन सर्वदाता देने वाला बेचारा सर्वदाता होता है। जैसे एबी कौन है, कर्ण, सॉरी एबी कौन है, दुर्योधन, पढ़े होंगे महाभारत में। और इसी का मित्र कर्ण सर्वदाता था, देने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें RH कारक, RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है ना। अगर आपसे पूछे रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह AB में जो है प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते, प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, मतलब एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते, AB में, क्योंकि ये सार्वभौमिक ग्राही है, मतलब सिर्फ रिसीव करने वाला व्यक्ति है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, ब्लड ग्रुप A है, और माता का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके जो संतान होंगे, सन होंगे, बेटा होंगे, उनका रक्त वर्ग कैसा होगा, ब्लड ग्रुप A और O दोनों होगा, A और O दोनों होगा, याद रखिएगा, क्योंकि O है सर्वदाता है। आगे चलेंगे। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स, मतलब एंटीबॉडीज प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के कारण होता है। किसके कारण, लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर के प्रतिजन क्या होते हैं, तो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, लिम्फोसाइट B करती है। एंटीबॉडीज का कौन करेगा, लिम्फोसाइट B करेगा। अगर पूछे यदि माता पिता का रुधिर वर्ग, मतलब रुधिर वर्ग जो है AB हो, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, तो A भी होगा ब्लड ग्रुप के, B भी ब्लड ग्रुप के, और AB ब्लड ग्रुप के भी होंगे। AB और AB तीनों होंगे। जैसे में चलिए, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर अगर हम बच्चों का संभावित अगर रक्त समूह देखें, ब्लड ग्रुप देखें, तो सुनिए, अगर मान लीजिए माता पिता दोनों O हैं, तो संभावित रक्त समूह O ही होगा। असंभावित मतलब संभव है ही नहीं, न A होंगे, न B होंगे, न AB होंगे। अगर O का माता पिता है तो O ही पुत्र होगा। अगर मान लीजिए O माता हो या पिता हो, A माता हो या पिता हो, मतलब O और A ब्लड ग्रुप वाले अगर कोई हैं माता पिता, तो समझिए O का भी और A का भी दोनों ब्लड मिल सकते हैं, A ब्लड भी O ब्लड भी। लेकिन कौन नहीं हो सकता, तो B और AB नहीं होगा। जब दोनों हैं ही तो यही दोनों होगा ना, ये B और A कहाँ से आ जाएगा। लेकिन B भी वही है, देख लीजिए O और B होगा, AB क्यों होगा भाई, B है तो। हाँ अब देखिए AB है, O के साथ अगर AB है तो AB होंगे ब्लड ग्रुप के, AB और B भी, लेकिन O नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए O और AB नहीं हो सकता, संभवतः उत्तर नहीं होगा। जब भी होगा तो AB होगा, क्योंकि अगर AB है, क्योंकि AB क्या है, सर्वग्राही, तो O से भी छीनकर अपना पुत्र A और B ही देगा। अगर मान लीजिए AA दोनों है माता पिता, तो A और O दोनों होंगे, याद रखिएगा। लेकिन B और AB नहीं होंगे, ठीक है। अगर AB माता पिता हैं तो AB होगा, B भी होंगे पुत्र, O ब्लड ग्रुप के भी होंगे, AB ब्लड ग्रुप के भी होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर AB ब्लड के हैं माता पिता तो A और AB, A और AB अगर दोनों ब्लड ग्रुप के माता पिता हैं, A का भी है और AB का भी है, तो A और B और AB दोनों होंगे, O नहीं होगा इसमें। उसी तरह B का अगर होगा तो B और O होंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप के पुत्र होंगे। अगर B दोनों माता पिता हैं तो समझिए A और B नहीं होंगे। अगर B और AB है तो AB होंगे, O नहीं होगा। इसी तरह AB है अगर माता पिता हैं तो AB होंगे, लेकिन वो ब्लड ग्रुप के नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो रुधिर वर्ग में नहीं पाए जाते, ठीक है, रुधिर वर्ग में नहीं पाए जाएंगे, O में नहीं पाए। अगर पूछे किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो रुधिर वर्ग O में नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप O में पाई जाएगी, एंटीजन O में नहीं पाई जाएगी, AB में आपको मिलेगा। जैसे देखिए मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, A और B एंटीजन होते हैं, तो इसलिए भी मिलते हैं। अगर मान लीजिए प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है, मतलब प्रतिजन मतलब एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीपित मतलब स्टिमुलेट करता है, मतलब मदद करता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि प्रतिरोधियों के मतलब लड़ने की शक्ति, समझिए, के निर्माण में प्रेरित करता है, समझ गए, मदद करता है।
एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी हैं या प्रतिरोधी जो एंटीबॉडीज वाले लोग हैं उनके निर्माण में प्रेरित करता है, उत्साह बढ़ता है। एंटीबॉडीज क्या कहलाता है? तो एल्गुटिनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गुटिनियस कहलाएगा। अगर रुधिर वर्ग ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे 4 प्रकार के। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ, 4 ही होते हैं, ये तो हम जानते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी? तो डी कैस्टेलो या अस्टरली ने की थी। दोनों मिलकर के थे, डी कैस्टेलो और अस्टेरली, ये बोल दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को उनके माता पिता से ए बी जिन्स प्राप्त हुए हैं, जिन्स मतलब ब्लड, तो उनमें कौन सा एंटीजन होगा बताइएगा? तो उनमें ए और बी एंटीजन होंगे, एकदम सही बात है। अगर माता पिता ए हैं, ए और बी हैं, तो भाई ए और बी एंटीजन होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा है कि हृदय एवं रुधिर जो वाहिका होती है, हार्ट बीट जो होता है, उसका वेसल्स की हम बात करें तो दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के बाद 1 घंटे या समय को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर कहा जाता है। हार्ट अटैक आना मतलब गोल्डन आवर, मतलब अचानक मुक्ति, पता भी नहीं चलेगा, मुक्त हो गए। तो इसलिए अगर जीवन में अगर अंतिम क्षण में चाहते हैं ना, तो हार्ट अटैक बहुत अच्छा जीवन है, पॉजिटिव है, जल्दी चले जाएगा, किसी को पता नहीं, पीड़ा भी नहीं। मनुष्य के शरीर में इसलिए कहा जाता है कि अगर जिनको हार्ट अटैक हुआ है, समझिए उनके पे इस प्रकार प्रभाव है, आशीर्वाद है, मुक्ति का मार्ग आपका दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, आप पॉजिटिव होकर अपना काम कीजिए, जब समय होगा उचित होगा। चलिए, ये सब नेगेटिव लेने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं, अगर नेगेटिव हैं, तभी आपको परेशानियाँ पड़ेगी। पॉजिटिव हो जाइए, देखिए उस नेगेटिव से छटना शुरू हो जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा जान लेते हैं। जैविक प्रक्रिया को तीव्र करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो एंजाइम उत्तरदायी है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है? हृदय धमनी कहलाती है। धमनी को हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में जो है किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सोडियम का महत्वपूर्ण भूमिका है। हृदय की अगर नियंत्रण करना है तो, कंट्रोल करना है तो। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। और मैं बात करूं मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो पैरों में उपस्थित ग्रेट सेफिनस शिरा है। ग्रेट सेफिनस वेन है, शिरा को वेन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट एट्री बताइए। तो बताएंगे महाधमनी है, ओर्टा बोलते हैं, ओर्टा। और पूछे रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिर्फ गनो मैनोमीटर, सिर्फ गनो मैनोमीटर बोल दीजिए। इसी से रक्तचाप दाबते हैं, मतलब नापते हैं, उपकरण है। शुद्ध रक्त के प्रवाह का क्रम क्या है? तो हृदय, फिर महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं और कोशिका अंग, मतलब कोशिका अंग। ये रक्त का प्रवाह होने का, हृदय से निकलेगा महाधमनी, महाधमनी में धमनी, धमनी में धमनिकाएं में फैलेगा, उसके बाद कोशिका अंग में चले जाएगा। मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सीमा कितनी होती है? तो 150 से लेकर 260 mg होता है ना। चलिए, पेसमेकर की बात करें तो पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन का जो है, दिल की धड़कन जो होती है उसका प्रारंभ करना। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछते नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो धमनी से ही मापी जाती है। हृदय किस झिल्ली से घिरा है? तो हम बताएंगे पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन से होता है, याद रखिएगा, हृदय की अगर झिल्ली है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़केगा अपने जीवन काल में। किसको अंतःस्रवी ग्रंथि या अंतःस्रवी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थोरैक्सिन का कहा जाता है। अगर आपसे पूछे रुधिर, ब्लड को वाहिनियों में जमने से कौन सा हार्मोन्स रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है, ये भी जान लीजिए। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो सीनो एट्रियल नोड को कहा जाता है। जैविक सेवन क्या है? जैविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब जो है घट जाएगा सोइएगा तो। अब चलिए सीरा की बात करते हैं। सीरा और धमनी में दोनों में अंतर सुन लीजिए। तो देखिए, सीरा की बात करें, वेन की बात करें, तो सीराओं में रुधिर अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होगा, अंग से हृदय की ओर प्रभावित होगा। सिराओं में जो रुधिर के बहाव होते हैं उसकी गति जो है धीमी और एक समान रहती है, सिरा का, वेन का। अगर मान लीजिए सिरा की बात करें तो भित्तियाँ पतली होती है
और कम लचीला होता है। कौन? सीरा। पतली होगी लेकिन कम लचीला भी होगा। अगर सीरा की बात करें तो इसका आंतरिक गुहा जो है चौड़ी होती है, वाइड होता है। सीरा की और बात करें तो खाली होने पर जो है चिपक जाएगा, अगर जैसे ही खाली होगा चिपक जाएगा सीरा। पल्मोनरी सीरा जो है, इसके अतिरिक्त अगर सीरा की बात करें तो शेष सभी सीराओं में जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन रहित है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। खाली पल्मोनरी सीरा में ऑक्सीजन की आपको प्रवाह दिखेगा, शुद्ध दिखेगा। अगर सीरा की और बात करें तो इसमें उपस्थित, सीरा में उपस्थित कपाट रक्त, क्या बोलते हैं? कपाट रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोक देती है। विपरीत दिशा में बहने नहीं देती है। अगर विपरीत दिशा में बहने दी तो समझिए खराब है। अगर और भी सीरा की बात करें तो गहरे लाल और नीले बैगनी रंग का आपको होता है। ठीक है, सीरा। अगर देखा जाए सीरा का, तो ये सीरा जो है त्वचा के समीप स्थित होता है, त्वचा का एकदम समीप में रहेगा, तभी तो इसके माध्यम से जाता है हृदय से, हृदय की ओर प्रभावित होगा, है ना। ऊपर पढ़े ना, हृदय की ओर प्रभावित होता है रुधिर अंगों के। बात करते हैं, सीरा तो समझ गए, अब हम धमनी की बात करेंगे। धमनी, धमनी की अगर बात हो रही है तो धमनी में जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, ब्लड से अंग की ओर प्रवाहित होगा। देखिए धमनी जो है वो ब्लड जो होता है, धमनी का ब्लड वो हृदय से अंग की ओर जाएगा, लेकिन सीरा में क्या अंतर है कि अंग से हृदय की ओर जाएगा। दोनों में अंतर सुनते जाइएगा। अब अगर मान लीजिए पूछे हृदय की धड़कनों के कारण इसमें क्या होता है, रुधिर रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है और उसमें धीमी गति से प्रवाहित होता है, आराम से प्रवाहित होगा। ठीक है, ये रुक रुक कर जाएगा और थोड़ा आराम पार कर जाएगा। अगर धमनी की बात करें तो धमनी की भित्ति अत्यधिक मोटी और लचीली होती है, उसका पतली होती है और लचीली बहुत कम होती है सीरा का। और धमनी का आंतरिक अगर गुहा देखें तो संकीर्ण नैरो होगा, उसका थोड़ा सा जो है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, और सीरा का चौड़ा होता है, इसका नैरो होता है, संकीर्ण होता है। धमनी की बात करें तो खाली होने पर भी नहीं चिपकता है धमनी, ये भी जान लीजिए। पल मोनरी धमनी की बात करें और पल मोनरी सीरा की बात करें तो पल मोरनी जो धमनी है, इसके अतिरिक्त से सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा। इसी में शुद्ध रक्त नहीं होगा, समझ गए, ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन और सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा। और सीरा में उल्टा है, इसी में बहेगा और सब में नहीं बहेगा। अगर बात करें इसमें कपाट अनुपस्थित होता है और सीरा में कपाट उपस्थित होता है। अगर मान लीजिए धमनी की बात करें तो धमनी का जो होता है रंग गुलाबी और चटक लाल होता है और उसका नीला हो जाता है, नीला बैगनी होता है, लाल भी रहेगा नीला बैगनी भी रहेगा सीरा का। और अब चलिए धमनी की बात करते हैं। धमनी में त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है, त्वचा से दूर होता है और सीरा त्वचा के पास होता है। चलिए ये हो गए, और कुछ है तो देखिए, रुधिर ब्लड की बात करें तो यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में लाल रक्त कणिका आरबीसी उपस्थित होता है। अगर रुधिर की बात करें तो इसमें ब्लड में प्रोटीन्स की मात्रा एवं न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक होती है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें यह आसानी से या आसानी के साथ थक्का बन जाता है। लसिका की बात करें तो यह छन्ना हुआ रुधिर या रंगहीन ऊतक कहिए, रंगहीन है या देखिए रंग है ही नहीं। लसिका की बात करें तो लसिका में लाल रक्त कणिका आरबीसी अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है। लिम्फोसाइट की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि लसिका है तो लसिका में लिम्फो ही बोला जाता है, लिम्फोसाइट। लसिका में अगर देखा जाए तो फाइब्रिनोजेन की मात्रा होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होता है, शक्ति पावर निहित होता है, नहीं होता है ना के बराबर निहित होता है। ठीक है, तो ये हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र के खत्म। अब चलते हैं आगे।